अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं लॉर्ड बैरोन की, जिसको हम जॉर्ज गॉर्डन भी कहते हैं, एक पोएम जिसका नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। शी वॉक्स इन ब्यूटी जो है वो 11 जून 1814 के अंदर एक लंदन में पार्टी हुई, जिसके अंदर लॉर्ड बैरोन जो है शिरकत की। और इसी लॉर्ड बैरोन ने वहां पर एनी बीट्रेक्स विलमोट को देखा, जिसके बारे में अगले ही दिन आके एक पोएम लिख दी जिसका टाइटल है शी वॉक्स इन ब्यूटी। अब एनी बीट्रेक्स विलमोट ब्लैक ड्रेस में थी, उसकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और इस पोएम के अंदर एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी दोनों यूज की गई हैं। और अगर एनी बीट्रेक्स विलमोट की बात की जाए तो ये एक शादीशुदा औरत थी जो रॉबर्ट विलमोट की वाइफ है। और रॉबर्ट विलमोट जो है वो लॉर्ड बैरन के कजन है, मतलब अपने कजन की वाइफ की ब्यूटी से इंप्रेस होके इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो ये बहुत रोमांटिक पोएम है। और वैसे भी अगर लॉर्ड बैरन के बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये वैसे भी रोमांटिक है और अपने सेक्सुअल इंटरकोर्सेस जो हैं उनकी वजह से भी बहुत नोटोरियस हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियों के साथ इसके अफेयर्स रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ओवरऑल इसकी लाइफ स्पैन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेमस है और अपने इलीगल रिलेशंस की वजह से बहुत ज्यादा ये नोटोरियस भी हुए, क्योंकि 22 जनवरी 1788 में इनकी बर्थ है और 19 अप्रैल 1824 में इनकी डेथ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 36 इयर्स के राउंड अबाउट इनकी एज बनती है। ये पोएम एक लिरिक है जिसमें अपने इमोशंस को पोएट ने जाहिर किया है। ये वो इमोशंस हैं जो एक पार्टी के अंदर एनी बीट्रेक्स विलमोट को देखने के बाद उन्होंने एक पोएम लिखी। तो आते हैं इसकी टेक्स्ट की तरफ। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। आपको पता है ब्यूटी को सारे पोएट्स डे के साथ, लाइट के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन यहां पर जो कंपैरिजन हमें लॉर्ड बैरन ने करके दिया है वो उसने ब्यूटी को नाइट के साथ कंपेयर किया है। तो हमें एक नए एंगल से खूबसूरती को परखने का मौका मिला। शी वॉक्स इन ब्यूटी, वो खूबसूरती से चलती है, लाइक द नाइट, रात की तरह। यहां पर लाइक जो है वो सिमिली के तौर पर यूज किया गया है, मतलब उसकी खूबसूरती को नाइट के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये एक सिमिली है, कंपैरिजन है। और वो नाइट कौन सी है? अगर उस नाइट को हम देखें तो वो नाइट असल में ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, ऐसा मौसम जिसके अंदर कोई बादल ना हो, क्लाउडलेस क्लाइम, बगैर बादल वाला मौसम, एंड स्टारी स्काइज, और सितारों से भरे हुए आसमान वाला मौसम। तो ये कौन सी रात थी? वो रात जब आसमान सितारों से भरा होता है, बहुत ज्यादा सितारे होते हैं, चमक रहे होते हैं, जगमगा रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, और कोई बादल उस रात नहीं होता। तो ये खूबसूरत रात के साथ उसकी ब्यूटी को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट थर्ड लाइन देखें, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। और जो खूबसूरती के अंदर, और देखें यहां पर बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, मतलब एक ऐसी खूबसूरती जो तारीकी और रोशनी, मतलब अंधेरा और उजाला दोनों में बेहतरीन थी, वो उसके अंदर पाई जाती थी। इसका मतलब यह बना कि ना तारीकी का पहलू ज्यादा था ना रोशनी का पहलू ज्यादा था, जो बराबर जो है वो पाई जाती थी, खूबसूरती भी और तारीकी भी, वो हमें यहां देखने को मिलेगी। और यहां उसने क्लियर आगे वाली लाइन में कहा है, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। वो उसके पहलू के अंदर और उसकी आंखों के अंदर नजर आता है। किसकी आंखों में और पहलू में? उस लड़की के जिसको एनी बीट्रेक्स विलमोट कहते हैं, उसकी आंखों और उसके पहलू के अंदर वो डार्कनेस और ब्राइटनेस की कंबिनेशन हमें मिलता है, जो ब्यूटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लाइन है, दस मेलो टू डेट टेंडर लाइट। और इस तरह करके वो नर्मो मुलायम, खूबसूरत, प्यारी, नर्मो नाजक रोशनी बन जाती है।
मतलब वो जो नरमो नाजुक रोशनी है जिसे हम बड़ी लतीफ, मेलोड कहते हैं, लतीफ रोशनी, लतीफ चमक, मेलोड टेंडर लाइट, एक ऐसी चमक जो बड़ी लतीफ हो, क्योंकि अगर ज्यादा तेज चमक होगी तो वो भी आंखों को चुंधिया देगी। तो ये एक लतीफ सी चमक है जो बहुत ज्यादा खूबसूरती की तरफ इशारा देती है। और वैसे भी ये पोएम जो है वो एग्जेजरेशन है, एग्जेजरेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की गई है इस ब्यूटी के हवाले से। नेक्स्ट लास्ट लाइन इस स्टैंजा की, विच हेवंस टू गॉडी डे डिनाइज, विच जो के हेवंस आसमान पर, टू गॉडी डे डिनाइज, गॉडी जो है वो रोशन दिन को कहते हैं। जब दिन बहुत ज्यादा रोशन होता है तो इतनी ज्यादा चमक होती है कि वो खूबसूरती मांद पड़ जाती है। आपको पता है अगर ज्यादा एक्स्ट्रा व्हाइट कलर हो तो वो भी इतना खूबसूरत नहीं लगता। जब व्हाइट कलर के अंदर डार्कनेस का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पाया जाए तो वो खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इसी वजह से उसने कहा कि जो दिन के वक्त आसमान पर तेज रोशनी होती है, डिनाइज, वो भी उस काबिल नहीं होती, उसका भी इनकार किया जाता है, वो इतनी आला नहीं होती जितनी कि ये मेलोड टेंडर लाइट है, ये लतीफ प्यारी सी चमक है। ये दिन की रोशनी में भी उतनी प्यारी लतीफ चमक हमें नहीं मिलेगी जो इस डार्क और ब्राइट के कॉम्बिनेशन के साथ इस लड़की के अंदर हमें नजर आ रही है। नेक्स्ट स्टैंजा, वन शेड द मोर, वन रे द लेस। शेड कहते हैं साए को, तारीकी को, और रे कहते हैं चमक को। अगर एक तारीकी की चमक मतलब एक अगर थोड़ी सी तारीकी को बढ़ा दिया जाए, वन शेड द मोर, अगर तारीकी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, वन रे द लेस, या फिर थोड़ी सी चमक को कम कर दिया जाए, हैड हाफ इंपेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, तो क्या होगा, इस नेमलेस ग्रेस को खराब कर दिया जाएगा। इंपेयर्ड का मतलब है आधी वो खराब हो जाएगी, हैड हाफ इंपेयर्ड, आधी वो खराब हो जाएगी। नेमलेस ग्रेस, ये वो खूबसूरती है जिसको अभी उसने कोई नाम ही नहीं दिया, मतलब यूनिक किस्म की ब्यूटी मान पड़ जाएगी। नेक्स्ट, विच वेयर्स इन एवरी रेवन ट्रेस, और ये खूबसूरती उन लहरों की सूरत में मौजूद है जो उसके तारीक या स्याह बालों में पाई जाती है। रेवन तारीक और ट्रेस बालों के लिए, लटों के लिए यूज करते हैं, तो ये खूबसूरती उसके बालों की लटों में मौजूद है। और साफली लाइटन्स ओवर हर फेस, और आहिस्तगी से या हल्केपन से ये खूबसूरती उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है। नेक्स्ट देखें, वेयर थॉट्स सीरीनरी स्वीट एक्सप्रेस, ये वो जगह है, मतलब माइंड या उसके थॉट्स, हेड की तरफ इशारा है, पर्सोनिफाई किया गया, थॉट्स से मुराद यहां पर उसका जो ब्रेन है और हेड है। वेयर थॉट्स, यहां पर ख्यालात, सीरीनरी बड़ी संजीदगी से, सीरीनली कहते हैं संजीदगी से, स्वीट एक्सप्रेस बड़े अच्छी तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं, मतलब यहां थॉट्स को बड़ी अच्छी तरह से वाजे किया गया होता है या जाहिर किया गया होता है या बोला गया होता है। हाउ प्योर, हाउ डियर देयर डिवेलिंग प्लेस, और ये जो थॉट्स हैं कितने आला थॉट्स हैं और कितने प्यारे थॉट्स हैं जो अपनी डिवेलिंग प्लेस पर रहते हैं। तो अपनी माइंड के अंदर, मतलब सादा लफ्जों में ये कह लो कि उस लड़की के माइंड में कितने आला ख्यालात जमा हैं, उसकी माइंड के अंदर कितने आला ख्यालात जो है वो पाए जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहले उसने लड़की की जो आउटर ब्यूटी है उसको जाहिर किया है और बाद में अब उसके थॉट्स की ब्यूटी को और प्योरिटी को जाहिर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर हर ब्रो, उसके रुखसार पर और उसके ब्रो पर, पेशानी पर, सो सॉफ्ट सो काम येट इलोक्वेंट, कितनी सॉफ्ट मतलब नरमो मुलायम सी और काम पुरसकून सी खूबसूरती है, लेकिन येट इलोक्वेंट, और बड़ी ही वाजे भी है। इलोक्वेंट होता है फसाहत और बलागत को कहते हैं, एक्सप्रेस करने को कहती हैं, मतलब उसके चेहरे पर बड़े धीरे से और बड़े आराम से रुखसारों पर और उसकी पेशानी से इलोक्वेंट हो रहा है या एक्सप्रेस हो रहा है। क्या एक्सप्रेस हो रहा है
द स्माइल्स वो वाली मुस्कुराहट, दैट विन जो दिल जीत लेती है, द टिंट्स दैट ग्लो और वो रंगत पैदा होती है जो कि बहुत ज्यादा चमक रखती है अपने अंदर। नेक्स्ट, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, लेकिन ये जो मुस्कुराहट है ये हमें उन दिनों के बारे में बताती है जो उस लड़की ने बड़ी अच्छाई पारसाई के साथ गुजारे हैं। मतलब जैसे हम आमतौर पर कहते हैं ना कि इसके करेक्टर की अच्छाई उसके चेहरे से और उसकी मुस्कुराहटों से जो कि जाहिर हो रही है हमें नजर आता है। तो कहते हैं बट टेल ऑफ डेज उन दिनों के बारे में बताती है, इन गुडनेस स्पेंड जो अच्छाई में बसर हुए, अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो और इस पुरसकून जहन के नीचे बाकी सारी चीजें जो है वो रह जाती हैं और वो माइंड बड़ा पुरसकून है। यहां पर अगर आप ये समझना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि जो बंदे का माजी बगैर किसी परेशानी से, बगैर किसी लग्जस और गुनाहों से होगा, वो बंदा बड़ा पुरसकून होगा मेंटली तौर पर भी। और जिसने लोगों को धोखा दिया है, दा लगाया है, करप्शन की है, अपनी ऊपर नाइंसाफियां और ये वो मतलब जितनी भी बुरी चीजें अडॉप्ट की होंगी, तो इसका मतलब है कि वो पुरसकून माइंड नहीं रखता होगा। तो अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, उसको जहन का सुकून उसी वक्त नसीब होगा जब उसने अच्छी तरह से लाइफ को गुजारा होगा। अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, और एक ऐसा दिल है उसके पास, ऐसा माइंड है जो बड़ा पुरसकून है, ऐसा दिल है जिसकी मोहब्बत बहुत पाक है। तो मोहब्बत के पाक होने का मतलब, मासूम होने का मतलब यह है कि जब हम किसी से मोहब्बत करें और मोहब्बत के इवज अपने मफादात को मद्देनजर रखें, तो वो हमारी इनोसेंट लव नहीं होगा। इनोसेंट लव वो होगा जब हम किसी से बेलोस मोहब्बत करें, जैसे एक मां अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने यहां उसकी इनर ब्यूटी को मेंशन किया है। अब देखते हैं इसकी फिगर ऑफ स्पीच को। जी, तो शी वॉक्स इन ब्यूटी के अंदर लाइक द नाइट, लड़की की खूबसूरती या एनी बीट्रिक्स विलमोट की खूबसूरती को जब नाइट के साथ कंपेयर किया गया है तो इसे सिमिली कहेंगे। सिमिली कंपैरिजन को कहते हैं, टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए। और इसी पोएम के अंदर अगर हम इस लाइन को देखें तो द नाइट कौन सी रात है, ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम जो बादलों के बगैर रात है। तो ये रन ऑन लाइन है, चूंकि ये के एंजेममेंट है। एंजेममेंट का मतलब ये होता है कि जब हम एक लाइन को पढ़ते हैं और जब तक उससे अगली लाइन ना पढ़े हम उसके मफहूम को नहीं समझ सकते, तो इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं और इसे रन ऑन लाइन कहते हैं। तो यहां पर एंजेममेंट का यूज किया गया है। इसी तरह अगर हम देखें डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड आईज, तो डार्क एंड ब्राइट भी एंजेममेंट की एक एग्जांपल है। चूंकि आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो इसकी समझ आएगी, इसलिए ये भी एंजेममेंट है। और अगर हम आगे देखें तो एंजेममेंट की एक आधी और मिसाल आगे भी हमें देखने को मिलेगी। सो सॉफ्ट, सो काम, येट इलोक्वेंट। अब क्या इलोक्वेंट है या क्या एक्सप्रेस करता है नहीं समझ आई। आगे पढ़ेंगे द स्माइल्स, वो मुस्कुराहट को जो है वो एक्सप्रेस किया गया है। तो ये भी एक रन ऑन लाइन है जिसे हम जो है वो एंजेममेंट कहेंगे। उसके बाद इस पोएम के अंदर हाइपरबोली का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। हाइपरबोली आपको पता है, हाइपरबोली कहते हैं एग्जेजरेशन को, मुबालगा आराई को। जब हम किसी को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं तो इस पूरी पोएम के अंदर हाइपरबोली का इस्तेमाल जो है वो हमें देखने को मिला है। ब्यूटी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके बयान किया गया है। अब देखते हैं हम इस पोएम की जो हमारे सामने एलिट्रेशन यूज हुई है उसको। तो एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड्स और लेटर्स इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर जो साउंड्स और लेटर रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। और अगर फर्स्ट स्टैंजा में देखें तो लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 इसके अंदर एलिट्रेशन की एग्जांपल मिलेंगी। जैसा कि फर्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में है क्लाउड लेस और क्लाइम्स, सी का जो लेटर है रिपीट हो रहा है। इसी तरह स्टारी स्काइज, एस का लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है।
अगर नेक्स्ट लाइन में देखें तो यहां पर बेस्ट और ब्राइट, बी का लेटर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन में देखें हर एस्पेक्ट, हर आई, एज का लेटर जो है वो रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद 10 और 10 और डेट, टी का लेटर हमें रिपीटेड नजर आ रहा है, एलिट्रेशन की एग्जांपल है। अगर सेकंड स्टेंजा में देखें तो लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 एलिट्रेशन है, जैसा कि हाफ्ड, हैड, हाफ्ड, एज का लेटर हमें रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह विच, वेव्स, डब्ल्यू का लेटर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम आगे देखें तो लाइन नंबर 5 और 6 के अंदर भी सीरीनरी और स्वीट, एस का लेटर रिपीटेड है, एलिट्रेशन की एग्जांपल। उसके बाद हाउ और हाउ, एज का लेटर रिपीटेड नजर आ रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। और लास्ट स्टेंजा के अंदर अगर हम एलिट्रेशन को देखना चाहें तो लाइन नंबर 2, जैसा कि सो सॉफ्ट, सो, तो एस का लेटर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह लाइन नंबर 3 के अंदर है द स्माइल्स डेट, द टिंट, तो दी, टी मतलब टी का साउंड जो है वो यहां पर एलिट्रेशन की एग्जांपल हमें मिलेगी। एलिट्रेशन के बाद जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है इस पोएम में वो है एसोनेंस। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड और लेटर्स इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर जब वाउल साउंड या वाउल लेटर को रिपीट किया गया हो तो इस टेक्निक को एसोनेंस कहते हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट स्टेंजा की 4 लाइन को देखें तो एस्पेक्ट और एंड, ए ये एसोनेंस की एग्जांपल है। इसी तरह सेकंड स्टेंजा की 2 और 4th लाइन में यहां पर हैड और हैड, हाफ, ए का जो लेटर है, चूंकि जो एलिट्रेशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है स्टार्ट पे, लेकिन ये जो एसोनेंस है ये वाउल साउंड और लेटर जो है वो वर्ड के स्टार्ट पे भी हो सकते हैं और वर्ड के मिड में या दरमियान में भी हो सकते हैं। तो जैसे कि ए का और इंपेयर्ड ये भी ए है, तो ये तीनों एसोनेंस की एग्जांपल हमें दे रहे हैं। एसोनेंस जो है वो यहां पर हम देख सकते हैं। इसी तरह अगर लाइन नंबर 4 देखें और ओवर, ओ का जो लेटर है वो भी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। और नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन को देखें एंड, ए का लेटर, ऑन, ओवर, ओ का लेटर, ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो 5 नंबर जो लाइन है अ माइंड एट पीस ऑल, तो ए का लेटर जो है वो रिपीट होता हुआ यहां पर वाउल साउंड की सूरत में हमें मिलेगा। यहां हमने अभी तक डिस्कस किया है एलिट्रेशन को, एलिट्रेशन के बाद एसोनेंस को, एसोनेंस के बाद सिमिली को, सिमिली के बाद हाइपरबली को जो कि एग्जेजरेशन है इस पोएम में, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी को डिस्कस किया है। एंजेममेंट की एग्जांपल्स हमारे सामने है। एंजेममेंट मैंने बताया रन ऑन लाइन होती है, तो यहां पर देखें ना, अगर ओवर डेट ब्रो, उसकी पेशानी पर क्या है समझ नहीं आया, सो सॉफ्ट, सो काम येट इलोक्वेंट, वो जाहिर कर रही है, तो ये भी एंजेममेंट की एक एग्जांपल है। इसी तरह देखें इलोक्वेंट क्या है, डेट स्माइल्स डेट विन, तो द स्माइल्स डेट विन, तो ये भी एक एंजेममेंट की एग्जांपल है जो हमारे सामने है। थॉट्स को यहां पे पर्सोनिफाई किया गया है और डिवेलिंग प्लेस जो है वो मेटाफर के तौर पर यूज किया गया है, क्योंकि डिवेलिंग प्लेस कहते हैं माइंड को और डिवेल रहने को कहते हैं, जो कि मेटाफोरिकल लैंग्वेज में हमें यहां पर यूज किया गया दिखाई देता है। तो ये थी इस पोएम की टेक्स्ट और इसकी फिगर ऑफ स्पीच जो हमने डिस्कस की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।